एक फिल्म आई थी बॉर्डर। उस फिल्म का गाना था, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। हम तो पार्लियामेंट का सेशन खत्म होता है घर जाते हैं, लेकिन हमारे वो जवान जो सीमाओं की रक्षा करते हैं वो घर नहीं जा पाते। दिवाली हो, होली हो, तमाम त्योहार हो, शादी हो, ब्याह हो, चाहते हुए भी अपने घर नहीं जा पाते। महोदया, देश की 15,000 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा ये सीएपीएफ के जवान और अधिकारी करते हैं। और मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी मौत को आप शहीद का दर्जा भी देने को तैयार नहीं है? शर्म नहीं आती आपको? आप हमारे जवान जो शहीद होते हैं सीएपीएफ के, बीएसएफ के, एसएसबी के, सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं देते। सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए। उनके नाम पर घूम घूम कर पूरे देश में प्रधानमंत्री ने वोट तो मांगा, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। कितना बड़ा गुनाह आप उनके साथ कर रहे हैं। महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 50 वर्षों में एक दो नहीं, तमाम कमेटियों ने सीएपीएफ के अधिकारियों के पक्ष में रिपोर्ट दिया, रिकमेंडेशंस दिया, सरकार से अनुरोध किया कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और यह अधिकार क्या है महोदया? 2025 मई का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो कहता है कैडर रिव्यू विद इन 6 months, स्लोली रिड्यूस द डेपुटेशन ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स विद इन 2 years। यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, कोई हमारे घर से निकला हुआ निर्णय नहीं मान्यवर। और यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है महोदया, ये लोग बदल रहे हैं, ये पूरा देश आज देख रहा है इनको। इसके पीछे कारण क्या है? वो कहते हैं कि पे लेवल 10 पे गजेटेड ऑफिसर्स के रूप में आईपीएस भी भरते हैं, यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं, और जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं वो भी पास करते हैं। इसके आधार पर निर्णय आया। और 6 जो अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट आई, 1970 में एलपी सिंह जो सेक्रेटरी एमएचए थे, उन्होंने कहा फाइंडिंग एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन फॉर ऑफिसर्स ऑफ द आईपीएस कैन नॉट बी द ओवरराइडिंग objective. It would be very harmful to the morale of the force if in or anxiety to put IPS officers as commandants we were to deny promotion to experienced officers who have worked hard and proved themselves. फिर दूसरी रिपोर्ट आई 66 से 77 में केएफ रुस्तम जी की फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बीएसएफ। तीसरी रिपोर्ट आई वीजी कानेतकर की 1966 में। फिर चौथी रिपोर्ट आई 2008 में आईएमएम अहमदाबाद की। फिर 5वीं रिपोर्ट आई 2015 में 7th पे कमीशन की। और 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई, मुझे लगता है चिदम्बरम साहब यहां नहीं बैठे होंगे, एक चिदम्बरम साहब की कमेटी की रिपोर्ट आई और एक एस्टीमेट कमेटी को चेयर कर रहे थे आपके आदरणीय पुरोधा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी। उनकी रिपोर्ट थी कि सीएपीएफ के अधिकारियों को प्रमोशन का वैसा ही मौका मिलना चाहिए जैसा कि आईपीएस अधिकारियों को मिलता है। ये मुरली मनोहर जोशी और पी चिदम्बरम जी की रिपोर्ट है। मनोहर, हम सब जानते हैं कि बीएसएफ को कहा जाता है इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देखिए, सेना सीमा पर लड़ती है और जो पुलिस बल है वो अंदर लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं, मगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो सीमा पर भी मोर्चा संभालती है और देश के अंदर भी मोर्चा संभालती है। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट जस्ट द इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इट इज इंडियाज मेन लाइन ऑफ इंटरनल डिफेंस। एंड मोदी सरकार is trying its tooth and nail to defend the interest of these forces who are the main line of India's defense. अब इन बलों के प्रति सरकार का जो मूल्यांकन है यदि करना है किसी को, तो मुझे लगता है 3 आधार पर करना चाहिए। एक है कि उनकी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, यानी प्रतिरक्षा क्षमता,
दूसरा है कि प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और तीसरा है कि मोरल कैसे काम कर रहा है। महोदया, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह बदलाव सरकार आने के साथ ही दिखाई पड़ गया। 2014 26 मई को हमारी सरकार आई, और आप सबको ध्यान होगा 2014 से पहले बीएसएफ, वो हमारा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो कि बॉर्डर पे तैनात रहता था, शेलिंग की बहुत घटनाएं आती थी, और उस समय बीएसएफ के डीजी का फोन आया तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के पास कि सर शेलिंग हो रही है, हमने सफेद झंडा दिखा दिया है। तो पूछा गया सफेद झंडा क्यों दिखाया है? तो कहा गया साहब हमें यही आदेश है कि जब शेलिंग हो तो सफेद झंडा दिखाना है। तो गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया, अब ये मोदी की सरकार है, अब सफेद झंडा नहीं दिखाना है, जितनी शेलिंग होगी उससे ज्यादा मुंहतोड़ जवाब देना है। और हम सब लोग सर, ये बाकायदा अभी आगे बोल रहा हूं, उससे सबूत आपको स्वयं मिल जाएगा। और सर ऑथेंटिकेशन यह है कि 2014 के बाद ऑपरेशन सिंदूर के अलावा पिछले 10 साल में कितनी शेलिंग की घटनाएं हुई नहीं दिखाई पड़ती है, इस बात का प्रमाण है। और दूसरा मैं यह भी कहना चाहता हूं सर, एक कहावत होती है कि जो तो को कांटा बोए ताहे बो तू फूल, मगर हमारी सरकार ने कहा जो देश के विरोध काम करेगा तो जो तो को कांटा बोए ताहि बो तू भाला, वो भी तो समझे जरा कि पड़ा किसी से पाला। और जब से मोदी सरकार से पाला पड़ा है, आपने देखा शेलिंग की घटनाएं रुक गई हैं। अब यह तो थी कि मनोदशा को लेकर मोदी सरकार का मनोरथ क्या था, अब कार्य दशा को लेकर मोदी सरकार का कार्यवृत्त में बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, वर्तमान बिल को अगर समझना है तो ये सीएम जो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, ये 3 कैटेगरी में है। एक में है जो बेसिक लेवल पे जवान से एंट्री लेते हैं, एक जो ए ग्रेड के ऑफिसर्स हैं यानी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्रशासन में काम करते हैं, और एक है जो हायर लेवल प्रशासन में काम करते हैं यानी आईपीएस ऑफिसर। अगर देखा जाए तो इन सारे गस्टेड ऑफिसर्स के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल रेगुलेशन करने के लिए बिल लाया गया है। और जो हमारे विपक्षी सांसदों ने विषय उठाया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिनको आप जवान कहते हैं वो कांस्टेबल लेवल से आते हैं, फिर उनको एक प्रमोशन मिलता है हेड कांस्टेबल, उसके बाद वो बनते हैं एएसआई, उसके बाद बनते हैं एसआई और इंस्पेक्टर, यानी 4 प्रमोशन वो लगभग प्राप्त करते हैं। मिडिल लेवल पे जो लोग आते हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे आते हैं, वो डिप्टी कमांडेंट बनते हैं, फिर कमांडेंट बनते हैं, कहीं कहीं सीनियर कमांडेंट की पोस्ट भी है, और फिर वो डीआईजी बनते हैं। यानी इतने प्रमोशन तो उन्हें स्वतः मिलते हैं, और उसमें से आधे लोग आईजी बनने तक की व्यवस्था पाते हैं। अब मैं यहां बताना चाहता हूं कि इस बिल में इसी स्थापित व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने का काम किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन और उसके कारण होने वाली ओवरलैपिंग न रहे। अब यहां एक और बात भी कहना चाहूंगा, इस बिल में एक सबसे बड़ा प्रावधान यह किया गया है कि डीआईजी लेवल पे अब आईपीएस अधिकारियों के लिए कोई भी आरक्षित व्यवस्था नहीं होगी, कि जैसे पहले एक परंपरा मानी जाती थी कि 20% पद आरक्षित रहेंगे। अब डीआईजी लेवल तक असिस्टेंट कमांडेंट स्तर के लोग जा सकेंगे, 50% लोग आईजी लेवल तक जा सकेंगे, और 1/3 लोग एडिशनल डीजी लेवल तक जा सकेंगे। तो मुझे लगता है बहुत व्यवस्थित व्यवस्था परिभाषित करके दी गई है, ताकि ये सभी बलों में समान भी रहे और किसी भी प्रकार के मुकदमेबाजी की स्थिति भी न रहे। और अभी तक भी 45 से 48% लोग आईजी के पद तक पहुंचते हैं।